नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज की वीडियो में जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बारे में, या हम यूँ कह लें चाणक्य और उनकी कृति अर्थशास्त्र के बारे में जानेंगे। उनकी ऐतिहासिक प्रमाणिकता के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बीच कोई संबंध नहीं था। जैसा कि हमने सुना है कि चंद्रगुप्त को राजा बनाने में उनके मंत्री चाणक्य का एक विशेष योगदान था, या हम यूँ कह लें कि सबसे पहले ऐसा कौन सा ऐतिहासिक ग्रंथ था जिसमें चाणक्य का सबसे पहले नाम आता है। तो इन सारे तथ्यों पर बात करेंगे आज की वीडियो में। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सबसे पहले हमने कहानी के अनुसार ये पाया कि चंद्रगुप्त मौर्य, जिनकी माता का नाम मुरा था और मुरा के अनुसार ही उनका नाम मौर्य पड़ जाता है, यानी कि उससे पहले मौर्य सम्राट नहीं थे। एक बार चंद्रगुप्त मौर्य बचपन में राजा का खेल खेल रहे थे, वहीं से गुजरते हैं चाणक्य, जो कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। तो चाणक्य ने राजा की भूमिका अदा कर रहे चंद्रगुप्त मौर्य की प्रतिभा को देखा और उन्हें अपने साथ ले गए तक्षशिला में, और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से चाणक्य ने तत्कालीन नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इस कहानी के अनुसार सबसे पहले मौर्य सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की। लेकिन तथ्यात्मक रूप से देखें तो यह कहानी बिल्कुल झूठ है। ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब गौतम बुद्ध का निधन हुआ था, यानी कि परिनिर्वाण हुआ था, तो उनके अस्थि अवशेष लेने के लिए 8 राजाओं के प्रतिनिधि गए थे कुशीनगर, जहां गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था। इन 8 राजाओं के प्रतिनिधियों में थे पीपली वन के मौर्य, यानी कि पीपली वन के मौर्य गणतंत्र में, यानी कि उस समय पीपली वन में मौर्यों का गणतंत्र शासन था। जैसा कि कपिलवस्तु में शासन था गणतंत्र, उसी तरह पीपली वन में भी मौर्यों का गणतंत्र शासन था। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजा बनने से लगभग 250 साल पहले पीपली वन में मौर्य शासन था, यानी कि मौर्य गणतंत्र था। इस तथ्य के आधार पर कहा जा सकता है कि मौर्यों का शासन चंद्रगुप्त से 250 साल पहले भी था पीपली वन में, जो कि शाक्यों की एक शाखा थी मौर्य। अब बात करेंगे चाणक्य के बारे में। तो सबसे पहले चाणक्य का जिक्र या चाणक्य का उल्लेख किस ग्रंथ में आता है, तो वो ग्रंथ है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो कि एक नाटक शैली है, यानी कि एक नाटक है, उस नाटक में पहली बार चाणक्य का उल्लेख आता है। उस नाटक में एक किरदार होता है, एक पात्र होता है चाणक्य के रूप में। अब ये नाटक कब का है, तो ये नाटक चंद्रगुप्त मौर्य के शासन से लगभग 1000 साल बाद का लिखा हुआ नाटक है मुद्रा राक्षस, जिसमें पहली बार जिक्र आता है चाणक्य का। चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन जितने भी ग्रंथ थे, उन किसी भी ग्रंथ में चाणक्य का उल्लेख नहीं होता है। किसी भी ग्रंथ से यह स्पष्ट नहीं होता है कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। दूसरा प्रश्न आता है, क्या चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की? तो इस तथ्य पर भी इतिहासकारों में भारी मतभेद है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह रचना चंद्रगुप्त मौर्य के लगभग 1000 सालों बाद लिखी हुई रचना है अर्थशास्त्र। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री नहीं थे चाणक्य, और अगर महामंत्री थे तो उन्होंने अर्थशास्त्र नामक यह कृति नहीं लिखी। तो बात करेंगे हम अर्थशास्त्र की ऐतिहासिकता के बारे में। ऐसा माना जाता है कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। यह अर्थशास्त्र 15 अध्यायों में विभाजित है, जिसमें लगभग 60,000 श्लोक हैं। अब सबसे पहले अर्थशास्त्र की जानकारी कब होती है, या अर्थशास्त्र की खोज कब होती है, तो यह होती है 1906 में। 1906 में श्याम शास्त्री नामक विद्वान ने
अर्थशास्त्र की खोज की। यह ग्रंथ सूत्र शैली में है और संस्कृत भाषा में है। विद्वानों का ऐसा मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में संस्कृत भाषा न होकर प्राकृतिक भाषा थी। जब प्राकृतिक भाषा थी तो फिर संस्कृत में कैसे चाणक्य ने इस ग्रंथ की रचना की। तो इसमें पहला पॉइंट यह है कि अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में लिखा है, यानी कि उनके शासन के बारे में लिखा है, लेकिन उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का जिक्र एक भी बार नहीं आया। यानी कि जिस राजा पर आप ग्रंथ लिख रहे हैं, जिस राजा के बारे में आप लिख रहे हैं, उस राजा का नाम नहीं है, उस राजा का जिक्र पूरे ग्रंथ में नहीं है। तो किस आधार पर कह सकते हैं कि यह ग्रंथ उस समय का है। इस ग्रंथ में मौर्यकालीन राजाओं का न तो जिक्र किया है, ना ही उनकी उपाधियों का कोई उल्लेख किया है। पंतजलि ने अपने महाभाष्य में भी चाणक्य का कोई उल्लेख नहीं किया है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में जिन आचार्यों का, जिन ग्रंथकारों का उल्लेख किया है, उनमें से कोई भी ग्रंथकार 300 ईसा पूर्व का है ही नहीं। इस ग्रंथ में दो पद ऐसे दिए गए हैं, यानी कि सन्निधार्ता और समाहर्ता। ये दो पद ऐसे हैं, दोनों पद यानी कि सन्निधात्र और समाहर्ता मौर्य काल के पद न होकर ये मौर्योत्तर काल के पद हैं। अर्थशास्त्र में उल्लेखित कुछ भौगोलिक स्थानों का ज्ञान, जैसे चीन भूमि, जैसे कंबू, जैसे पार समुद्र, ये मौर्य काल के न होकर मौर्योत्तर काल के हैं। अर्थशास्त्र में जिन वर्षों का, जिन दिवसों का, जिन महीनों का प्रयोग किया गया है वो कुषाणकालीन है। मौर्यकालीन में यानी कि अशोककालीन में भी, यानी अशोक के समय भी इन दिवसों का, इन महीनों का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। पंतजलि ने अपने ग्रंथ महाभाष्य में चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख किया है, चंद्रगुप्त मौर्य की सभा का उल्लेख किया है, कुछ परवर्ती राजाओं का उल्लेख किया है, लेकिन चाणक्य का उल्लेख नहीं किया है। यह कैसे हो सकता है कि राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद जो कि राजा बनने में सहायक है, चाणक्य का कोई उल्लेख नहीं हो। कौटिल्य और याज्ञवल्क्य की जो शैली है, उन दोनों की शैलियों में समानता है, जबकि याज्ञवल्क्य 3री शताब्दी ईस्वी के हैं, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के लगभग 500 साल बाद। अर्थशास्त्र में पुराणों का उल्लेख किया गया है, जबकि पुराणों की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के लगभग 700 साल बाद हुई है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में रहे यूनान के राजदूत मेगस्थनीज ने भी चाणक्य का कोई उल्लेख नहीं किया है, जबकि उसी शासन में मेगस्थनीज राजदूत के पद पर रहे। अर्थशास्त्र में उल्लेखित भारत की स्थिति न तो मेगस्थनीज के इंडिका से मेल खाती है और न ही अशोक के शिलालेख से मेल खाती है। सम्राट अशोक के किसी भी शिलालेख में, किसी भी अभिलेख में, किसी भी गुहालेख में चाणक्य का कोई उल्लेख नहीं है। इतिहासकार भंडारकर और हेमचंद राय चौधरी, इतिहासकार कीथ, इतिहासकार जॉली, इतिहासकार विंटरनिट्स आदि इतिहासकार मानते हैं कि अर्थशास्त्र चाणक्य की रचना है ही नहीं। दोस्तों, आज पढ़ा हमने अर्थशास्त्र और चाणक्य की ऐतिहासिकता के बारे में। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।